अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी। थीम ऑप्शंस हम देख रहे थे। थीम ऑप्शंस के साथ किस तरह से आप अपना वेबसाइट का लेआउट जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, तो ये वो ऑप्शंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे साइड बार में, जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। जिसमें लेआउट हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद हेडर फुटर में आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा इसमें। उसके बाद अगर आप आते हैं कलर्स एंड बैकग्राउंड पे, तो यहाँ पे आप अपने कलर्स वगैरह जो है वो कंप्लीट वेबसाइट के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली होता ये है कि ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी ऑप्शंस, इनको हम ग्लोबल ऑप्शंस बोलते हैं। ग्लोबल ऑप्शंस या ग्लोबल सेटिंग्स कह लें। उससे होता ये है कि आप अगर एक दफ़ा यहाँ पे वो तमाम चीज़ें अपनी सेट कर दें, तो फिर कंप्लीट वेबसाइट पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखें ना, प्राइमरी कलर जो है वो उसने ब्लू रखा हुआ है। तो अब कहीं पे कोई बटन ऐड हो रहा होगा, कहीं पे कोई लिंक ऐड हो रहा होगा, कोई चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट करनी होगी, तो उसका कलर वो ब्लू रखेगा। जैसे देखें ये कलर ब्लू आ रहा है। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से कलर इसका कोई और सेट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये कलर जो है ना सेट कर दिया। ठीक है। तो अब मैंने प्राइमरी कलर जो है वो उसका चेंज करके रेड कर दिया। तो अब कंप्लीट वेबसाइट पे जहाँ जहाँ पे ये प्राइमरी कलर यूज़ हो रहा था, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी ये अपडेट होता है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेकेंडरी कलर है, साइट बैकग्राउंड है, कंप्लीट वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है। आप देखें चेंज हो गया ना, ये देखें। लेकिन अभी भी चूंकि सेकेंडरी कलर ब्लू है, तो इस वजह से ओवर स्टाइलिंग जो है वो ब्लू आ रही है। इस पे जब कर्सर लेके जाते हैं तो ब्लू हो जाता है वो। ठीक है। आपने कंप्लीट वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी ये चीज़ें आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्योंकि खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बेहतर तौर पे चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्योंकि देखें, हर वेब, मैंने आपको बताया था कि हर थीम में ये जो ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट वे में आपको नज़र आ रहे होते हैं। ऑप्शंस यही होते हैं, चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, हर थीम में आपको सेम ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है, यहाँ पे नेम थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी एसेंट लिखा हुआ है, किसी और थीम में प्राइमरी कलर लिखा होगा या अकेला प्राइमरी लिखा होगा, तो इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें वो चेंज होती हैं। तो आप जब खुद से इन चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आपको बेहतर इसकी समझ आ जाएगी कि ये चीज़ इस तरह से है। ठीक है। बजाय ये कि अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ और आप सेम वही चीज़
किसी और थीम को यूज़ करते हुए आप जो है तलाश कर रहे हो कि वो मुझे नहीं मिल रही। ठीक है, तो खुद से इन चीज़ों को देख सकते हैं आप। अच्छा जी, ऐसे ही डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास। और फिर नीचे अगर आप अपना कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कस्टम कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम कलर हम इसलिए ऐड करते हैं कि जब हम पेजेस को जाके एडिट करेंगे, अभी हमने पेजेस को एडिट नहीं किया, पेजेस को हमने अभी डिज़ाइन नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेजेस जो है वो अलग से डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, ये तो वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे कस्टमाइज में जो कंप्लीट वेबसाइट के लिए है। हेडर कंप्लीट वेबसाइट के लिए होता है, फूटर कंप्लीट वेबसाइट के लिए होता है, कलर्स वगैरह या टाइपोग्राफी जो है वो कंप्लीट वेबसाइट के लिए हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जब हम पेजेस पे आते हैं तो पेजेस को हम अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। हर पेज पे जाहिर है डिफरेंट कंटेंट डिज़ाइन किया जाएगा, हर पेज पे डिफरेंट सेक्शंस होंगे, डिफरेंट आप अपने डिज़ाइन बना रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका डिज़ाइन जो बनेगा वो तो बनेगा एडिटर के साथ, आपने पेज को एडिट करना है और फिर अपने सेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, तो इनका क्या फ़ायदा होगा? इनका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो आपने कलर्स वगैरह ग्लोबल में या टाइपोग्राफीज आपने सेट की होगी, तो वहाँ पे आपको वो कलर वगैरह खुद से ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि जैसे ये हेडिंग है, आप हेडिंग के सेटिंग पे जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके खुद से उन चीज़ों को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। अगर मैं पेजेस में आता हूँ, ठीक है, और किसी एक पेज को मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने इसको एडिट किया है। अब ये पेज एडिट हो गया। इस पेज पे मैंने अपना डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको सिंपल जो है ना कोई हेडिंग वगैरह लेके दिखाता हूँ। ठीक है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, अच्छा अब देखें कि अब ये हेडिंग आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लैक है। इसका फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पे जो भी थीम का होगा वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब डिज़ाइन में अगर मैं इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या इसका साइज़ या इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे सेटिंग में जाके, जैसे ये सेटिंग है साइड बार में, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल में, टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना तो कुछ कलर आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहे हैं। शो हो रहे हैं ना, ये वो ग्लोबल कलर्स हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो कलर्स ऐड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो फिर बजाय ये कि आप यहाँ पे जाएं और फिर अपना कलर जो है वो खुद से बनाएं हर दफ़ा, ठीक है, कि मैंने क्या कलर बनाना है, सॉरी, अच्छा, कलर मैंने वाइट दे दिया उसको। ठीक है, अब मैं हर दफ़ा कलर जो है उसको खुद से बनाऊं अलग अलग, या फिर ये जो कलर कोड होते हैं ये आप अपने पास कॉपी करके रखते हैं और फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको फिर थोड़ा सा काम तो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है ना, कि अभी तो एक हेडिंग है, पूरे पेज पे आपके मल्टीपल सेक्शंस आएंगे और हर सेक्शन में टेक्स्ट आएगा, हेडिंग आएगी बार बार। ठीक है, तो हर एक को अलग अलग अगर हम कलर सेट कर रहे हैं, हर एक को जाके एडिट करें और फिर उसका कलर कोड जो है वो सब पे लगाएं, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप कह लें कि ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली हम क्या करते हैं कि हमने ग्लोबल ऑप्शंस में वो कलर्स वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ पे सेट की होती हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें, जैसे कि अभी मैं ये कलर देना चाह रहा हूँ तो ऑलरेडी ये कलर वहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इधर नहीं जाऊँगा, सिंपल मैंने वो कलर देना उसको, वो खुद ब खुद कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो एक तो ये फ़ायदा है ग्लोबल ऑप्शंस का। ठीक है, कलर्स अगर आप कर रहे हैं, ऐसे ही सेम टाइपोग्राफी में आता है। ठीक है, आप टाइपोग्राफी में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, डिफरेंट स्टाइल आ गए। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें हम ग्लोबल ऑप्शंस में पहले से सेव कर देंगे, तो हमने क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे वो चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद पूरा स्टाइल, टाइपोग्राफी सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टेक्स्ट के लिए स्पेशली हम कुछ टैग यूज़ करते हैं। अगर आपने HTML वगैरह थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा, तो HTML क्या करती है, HTML एक लैंग्वेज है जिसमें आप पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हो अपने पेज का। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्डप्रेस में हमें HTML जो है वो इतनी ज़्यादा टाइप करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें हमें वर्डप्रेस दे रहा है। अगर मैंने हेडिंग ऐड करनी है, मैंने पैराग्राफ ऐड करना है, मैंने कोई इमेज यूज़ करनी है, वो सब कुछ मुझे मिल रही है। जस्ट उनको मैं यहाँ पे डाल के उसकी स्टाइलिंग सेट करके उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो HTML में क्या होता है कि HTML में कुछ टैग यूज़ होते हैं टेक्स्ट को यहाँ पे एक फॉर्मेट देने के लिए या उसको बताने के लिए है क्या चीज़, ठीक है। उसमें से ये जो आपको H2 लिखा नज़र आ रहा है, कुछ टैग तो हेडिंग के होते हैं, H1 से H6 तक। H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग है और H6 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। एक तो ये हेडिंग टैग यूज हो रहे होते हैं, इस हेडिंग होते हैं टैग हेडिंग के लिए। और सिंपल अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ग्लोबल ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। ग्लोबल ऑप्शंस कैसे मिल रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना ग्लोबल ऑप्शंस में, तो अभी तो हम कलर्स में हैं, और अगर मैं वापस आता हूँ कलर्स में तो ये टाइपोग्राफी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो टाइपोग्राफी में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखें हेडिंग्स है, और हेडिंग के टैग है H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये हर थीम में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग स्टाइलिंग या सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि H1 जो है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली ये होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ या कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये फ़ॉन्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसका वेट ये होगा, उसका साइज़ ये होगा, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग वगैरह सब चीज़ें मैंने सेट कर दी। H2 के लिए मैं अलग से सेट कर देता हूँ कि H2 के लिए यहाँ पे कोई और हम बना लेते हैं, जैसे कि हम ये बना लेते हैं, कोई भी आप यूज़ कर लें, ठीक है। आगे उसका साइज वगैरह और सब कुछ। तो इस तरह से आप इन सब पे अपने अपने तौर पे आप सेटिंग कर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि आप जब अपना पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई भी हेडिंग वगैरह ऐड करनी है, एक दफ़ा रुके मैं इसको सेव करके पहले रिफ़्रेश कर लूँ, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो इस पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करने से पहले यहाँ पे जो भी काम किया होता है वो हमें सेव या अपडेट करना होता है। अच्छा जी, अब मैं अपने पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, क्योंकि हमने पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे कलर्स भी आपको वो शो हो जाएंगे जो रेड कलर हमने बाद में ऐड किया था। ये देखें ये वाला भी आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें कि हमने H1 को डिफरेंट स्टाइल दिया है, H2 को डिफरेंट स्टाइल दिया है। तो अब बजाय ये कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख रहा हूँ और हेडिंग को लिखने के बाद यहाँ पे जाऊँ स्टाइल में और फिर यहाँ से उसका कलर या उसकी टाइपोग्राफी या उसका साइज वगैरह यहाँ से अलग अलग सेटिंग करूँ, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ से उसका टैग जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अब अगर मैं इसको H1 करता हूँ तो H1 में यहाँ पे ये इसके आ गई है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको H2 करते हैं तो H2 में डिफरेंट आ गए, ठीक है। तो इसमें आपके डिफरेंट स्टाइलिंग जो है वो आपकी ग्लोबल ऑप्शंस के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपके कलर्स हैं, ये सब कुछ है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी में एक तो हेडिंग्स की टाइपोग्राफी आ गई, दूसरा आ गया है जी जर्नल आ गया। जर्नल में क्या होगा, पूरी वेबसाइट का, पूरी वेबसाइट पे आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड किया है तो आप उसको चेंज, देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया है। हेडिंग यहाँ पे भी चेंज हो गई है, यहाँ पे भी चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये बॉडी है, बॉडी में टेक्स्ट आता है पैराग्राफ, जैसे ये वाला टेक्स्ट है ये बॉडी में आता है, ये हेडिंग्स है, ठीक है। बॉडी का कोई आप और रखना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया है, ठीक है। अब देखें चेंज हो गया बॉडी का, ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे और डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। ये फॉन्ट आ गया पूरी वेबसाइट पे, आप फॉन्ट वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो फॉन्ट वगैरह देख के कर सकते हैं सेट यहाँ पे। ब्लॉग आ गया है, ब्लॉग के अंदर टाइटल का फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, पोस्ट एक्सर्ट का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो मेटा वगैरह आ गया उसका क्या होगा, ठीक है। अभी देखें टाइटल के लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज आपने क्या रखना है, जैसे मैं कहता हूँ कि फॉन्ट साइज जो है वो टाइटल का मैंने रखना है 20, ठीक है। अब देखें 20 हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक्सर्ट जो है उसका फॉन्ट साइज मैं कहता हूँ कि 16, जो मैंने 16 कर दिया, ठीक है। अब ये ऑप्शंस आपको इस तरह से हेल्प आउट करते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है ना वो सेट हो जाता है पूरी वेबसाइट के लिए,
ठीक है। अब होगा ये कि जो आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, क्योंकि देखें जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट पे क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें फॉलो करना होती हैं, कुछ रूल कह लें आप सिंपल से, ठीक है। नंबर वन तो ये होता है कि जो वेबसाइट आप बना रहे हैं उसमें आप कोई मल्टी कलर्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन कलर्स होते हैं, ठीक है, और वो भी वो कलर्स होंगे जो कि ब्रांड कलर होते हैं। ब्रांड का मतलब होगा कि आप किसी भी कंपनी की किसी आप कह लें कि कोई स्टोर बना रहे हैं, किसी कोई ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर की बना रहे हैं, किसी भी चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं। अब वो चीज़ जो है जिसकी आप वेबसाइट बना रहे हैं उसकी एक ब्रांडिंग होती है, उसका एक लोगो होता है, ठीक है। और उस लोगो के अंदर उन्होंने अपने कलर्स यूज़ किए होते हैं, ठीक है। तो वो जो लोगो के अंदर जो कलर्स होते हैं एक्चुअली में वही उसकी ब्रांडिंग होती है, कि वही कलर्स हर जगह वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, किसी भी आप जो है ना कंपनी की वेबसाइट देख लें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होता है, अपने ब्रांड कलर्स जो है ना वही वेबसाइट पे यूज़ किए होते हैं। अब वो मोस्टली कितने होते हैं, दो या तीन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो आपको वो ब्रांडिंग जो है उसको फॉलो करना होता है, वो जो उसके कलर्स होते हैं ब्रांड कलर्स वो फॉलो करना होते हैं। तो हम भी वेबसाइट में मैक्सिमम दो या तीन कलर्स ही लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हर आप कह लें कि जो एक ब्रांड होता है उसकी जो टाइपोग्राफी होती है, मतलब फॉन्ट स्टाइल वगैरह, वो भी उन्होंने फिक्स किए होते हैं, ठीक है। कि ये फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट स्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो वो अपने डिज़ाइंस में, अपने वो जो है सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर वो जो अपनी एक ब्रांडिंग कर रहे होते हैं किसी भी जगह पे, तो हर जगह वो सेम वही कलर्स और वही फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें भी वेबसाइट वही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसमें फिर ऐसा नहीं होता कि आप वेबसाइट पे एक पेज पे जो है कोई और कलर्स बना दें या कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह फैमिली वगैरह यूज़ कर लें, दूसरे पेज पे आप कोई और फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह यूज़ कर लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैक्सिमम दो ही कलर होते हैं या तीन होते हैं, दो से तीन, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते इतने। और ऐसे ही दो आपके फ़ॉन्ट फैमिली होती हैं। एक मेन होती है जो कि मोस्टली लोग हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हेडिंग के लिए ये फ़ॉन्ट, और बाकी जो पैराग्राफ टेक्स्ट होगा उसके लिए ये फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो हम भी वो यूज़ कर रहे होते हैं। अगर वो दो फ़ॉन्ट फैमिली या तीन हम यहाँ पे लेके और उनको ग्लोबल ऑप्शंस में यहाँ पे सेट कर दें, तो फिर क्या होगा कि पूरी वेबसाइट पे थ्रू आउट जहाँ जहाँ पे हेडिंग्स होंगी, जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ होंगे, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इजी है, बजाय ये कि आप हर एक की अलग अलग जाके उसको सेट कर रहे हो, हर एक को अलग अलग जाके आप उसकी स्टाइलिंग कर रहे हो। तो ये ग्लोबल ऑप्शंस का फायदा होता है, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं ग्लोबल ऑप्शंस को। उसके बाद जो है बटन्स आ गया है, ठीक है। बटन का भी यही सीन है कि आपने वेबसाइट पे मल्टीपल जगह बटन्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो अब एक तरीका तो वही है कि मैं एक बटन बनाऊं, ठीक है, उसकी एक स्टाइलिंग मैंने रख ली, फिर आगे उसी पेज पे दोबारा फिर बटन बनाना है, फिर वही स्टाइलिंग देख देख के मैं इसे कॉपी करूँ कि अच्छा इसको कलर वो दिया, इसको भी ये कलर दे दूँ, उसको ये साइज़ दिया, इसको भी ये साइज़ दे दूँ। तो ये आपकी एक कह लें कि नॉन प्रोफेशनल आप कह लें काम है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बटन वगैरह भी ग्लोबल ऑप्शंस के साथ सेट कर देते हैं कि बटन इस तरह से हमने बनाना है। तो फिर क्या होगा, जब बटन कहीं पे भी ऐड किया जाएगा तो वो बटन जो है आप बगैर ये कि उसका हर एक अलग अलग स्टाइलिंग करें, आप ग्लोबल ऑप्शंस के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें उसने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राइमरी बटन का और सेकेंडरी बटन का, कि आप दो तरह के बटन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी बटन में जाएंगे तो उसका स्टाइल आ गया है कि उसका कलर्स क्या होगा। आप देखें प्राइमरी बटन का उसने ये कलर लिया हुआ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जैसे अगर मैं एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है, ये बटन मैंने ऐड किया। अब इस बटन पे कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस बटन की स्टाइलिंग मैंने करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बटन सेलेक्ट किया, स्टाइल में आया। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास तीन तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। वही तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जनरल में जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये डिफ़ॉल्ट बटन के लिए ऑप्शन है। नीचे प्राइमरी का और फिर सेकेंडरी का, ठीक है। आप कह लेंगे आपके पास एक तरह से तीन आ गए हैं। ये जनरल आ गया जो कि डिफ़ॉल्ट होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी।
ठीक है। तो अभी बटन हमारा डिफ़ॉल्ट पे है, और डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ पे कोई सेटिंग वगैरह इतनी ख़ास नहीं की हुई। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरा बटन जो है, मैंने ये वाला बटन जो मैंने यहाँ पे एक स्टाइल सेट कर दिया, वही अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे यहाँ से उसका स्टाइल जो है ना वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब प्राइमरी हो गया। अब इसका कलर वगैरह और इसके अंदर जो जो चेंजेस हमने की होंगी, अभी तो की नहीं हुई, वो सब शो हो जाएंगी। जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर है, शेडो आपने देना है, बॉर्डर रेडियस देना है, आउटलाइन आपने देनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप यहाँ पे ग्लोबल ऑप्शंस में जब वो चीज़ें एक दफ़ा डिज़ाइन कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो फिर सिर्फ वहाँ जाके जब आप उसको बना रहे होगे पेज पे, वो चीज़ें यूज़ कर रहे होगे, तो वहाँ पे जाके आपने सिर्फ स्टाइलिंग में जाके उसकी वो चीज़ सेलेक्ट करनी है, ताकि उसका वो ऑप्शन आपको मिल जाए। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का, ये डिफरेंट टाइप का, ये डिफ़ॉल्ट है जो कि सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्लोबल ऑप्शन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। बटन के लिए भी ग्लोबल ऑप्शन आपको मिल रहा है इस थीम के अंदर। मे बी कोई और थीम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बटन के लिए ग्लोबल ऑप्शंस आपको ना मिल रहे हो, या मे बी इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस वो दे रहा हो बटन के अंदर, और भी बहुत सी चीज़ें दे रहा हो आपको। तो ये हर थीम का एक डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म फील्ड का दिया हुआ है। फॉर्म जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है उसके लिए है ये। ठीक है, कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जो आपने नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर और फिर आगे मैसेज वगैरह, इस तरह का हम एक सिंपल सा फॉर्म जो बनाते हैं, उस फॉर्म के अंदर जो उसकी स्टाइलिंग आपने करनी है, वो भी यहाँ पे आप ग्लोबल ऑप्शंस में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थीम आपको फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आप एक फॉर्म यहाँ पे, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और ऐड न्यू पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे फॉर्म नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ब्राउज ऑल पे क्लिक करूँगा। ये साइड बार में आपको वो तमाम एलिमेंट्स या विजेट्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए। और जब मैं यहाँ पे फॉर्म सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे नहीं, इसमें आपको फॉर्म का ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, नहीं है, क्योंकि ये जो एडिटर है, ये वर्डप्रेस का एडिटर है, ब्लॉक एडिटर। ठीक है, तो ब्लॉक एडिटर जो है, आई थिंक उसमें ऑप्शन नहीं होगा फॉर्म का। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हमने फॉर्म बनाना है और फॉर्म का हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अलग से एक प्लगइन जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। चलें जी, बहरहाल होगा। आई थिंक कोई डिफरेंट नेम यहाँ पे दिया होगा उन्होंने, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जब यहाँ पे फॉर्म वगैरह ऐड करेंगे, तो उसकी स्टाइलिंग जो है वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे सेट की होगी, तो वो सेम स्टाइलिंग फॉर्म पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर्म के अलावा यहाँ पे विजेट्स का ऑप्शन, मेन्यू वही है जो हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे। ये जो आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आ रहा होता है, और मेन्यू विजेट्स, ये वही सेम चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होती हैं। सॉरी, यहाँ पे मेन्यूज़ भी वही हैं कि मैं मेन्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे हेडर मेन्यू मैंने क्या सिलेक्ट करना है। अब देखिए, दो मेन्यू आ गए हैं, हेडर मेन्यू और हेडर मेन्यू टू। हमने दो मेन्यू बना रखे ना। हेडर मेन्यू जो है ये अभी के लिए प्राइमरी मेन्यू हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको प्राइमरी मेन्यू सेट कर सकता हूँ। यहीं से एक न्यू मेन्यू जो है वो बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, और आप डैशबोर्ड से भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद विजेट्स आ गए हैं, इसको ज़रा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये कुछ ग्लोबल ऑप्शंस हैं जो ये थीम आपको दे रहा है, जिनको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। अब ये तो है वेबसाइट का लेआउट। ठीक है, लेआउट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आपका हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, कलर्स आ रहे हैं, टाइपोग्राफी आ रहा है, बटन आ रहा है, मेन्यूज आ रहे हैं, विजेट्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। जब ये सब चीज़ें कर लेते हैं आप, तो उसके बाद जो वेबसाइट का काम रह जाता है, वो रह जाता है पेजेस को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। एक पेज को लिया, उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद उस पेज के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करना है, किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं, ये सब कुछ। ठीक है, एक पेज हमने कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट पेज को एडिट करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक कंप्लीट वे है आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का। ठीक है, आप इस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें
एडवांसमेंट क्या है इसमें? एडवांसमेंट ये है कि जब अगर हम आते हैं ना थीम ऑप्शंस के साथ, जैसे ये थीम ऑप्शंस हैं, इनको यूज करके अगर हमने हेडर बना लिया या हमने फुटर बना लिया या टाइपोग्राफी हमने ग्लोबल यहाँ पे सेट कर दी, तो इसमें होता ये है कि हर थीम आपको लिमिटेड ऑप्शन दे रहा होता है। क्यों लिमिटेड दे रहा होता है? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर जो है ना वो ऐसे रखे होते हैं जो कि उनके प्रीमियम वर्जन का हिस्सा होते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि आप इसको बाय करें थीम को, फिर वो आपको मिलेंगे। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फुटर में आ जाए, फुटर में नहीं, इसकी लेआउट में ही हमें यहाँ पे ये देखें, जैसे ये वाला ऑप्शन है स्क्रॉल टू टॉप का। अक्सर आप वेबसाइट पे जाएं तो जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करें, नीचे की तरफ जाएं, तो आपको ना राइट साइड पे, बॉटम में मतलब नीचे, बॉटम राइट साइड पे, ठीक है, वहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रहा होता है, जिसको आप क्लिक करते हैं और आप दोबारा से वेबसाइट के टॉप पे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल टू टॉप, ठीक है, या बॉटम टू टॉप कहते हैं, ठीक है। तो वो बटन जो है अब यहाँ पे इस थीम में आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो लॉक किया हुआ है, और उसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन जो है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हर थीम में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो उन्होंने रखी होती हैं कि जी ये चीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है प्रो वर्जन जो है वो बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इशू होता है इस चीज़ में। तो इस वजह से अब होता ये है कि जब हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये होता है कि भाई हम थीम के साथ सिंपल सिंपल जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करें, अपनी लेआउट सेट करें, और उसके बाद फिर जो पेजेस हैं उन पेजेस को एडिट करें। और ये जो एडिटर ओपन है अभी के लिए, ये वर्डप्रेस का एडिटर है, ब्लॉक एडिटर, इसके साथ हम अपना वेबसाइट पेजेस डिज़ाइन करें और वेबसाइट को कंप्लीट कर लें, ठीक है। लेकिन ब्लॉक एडिटर में भी आपको ऑप्शंस लिमिटेड मिलते हैं यहाँ पे। जैसे ये बटन है, इस बटन पे अगर मैं कोई ट्रांजिशन वगैरह या कोई इसके ऊपर मोशन इफेक्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसका मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा यहाँ पे। तो उसके लिए एक तरीका तो ये होगा कि मैं उसकी कस्टम स्टाइलिंग करूँ, उससे CSS में उसकी यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होगा कि जी मैं जो है कोई और प्लगइन यूज़ कर लूँ जो मुझे कोई कस्टम स्टाइलिंग के बटन्स वगैरह दे, ठीक है। तो जो ब्लॉक एडिटर है वो भी आपको एक लिमिटेड से ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा कि आप थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वो फ्री थीम है चाहे पेड थीम है, आप थीम को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करें थीम ऑप्शंस के साथ। दूसरा तरीका जो है वो ये होता है कि आप थीम ऑप्शंस जो हैं उनको यूज़ ना करें, आप अपनी वेबसाइट कस्टम डिज़ाइन करें। कस्टम डिज़ाइन भी ज़ाहिर है थीम के ऊपर ही वेबसाइट डिज़ाइन होनी है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं उसको थीम ऑप्शंस के साथ नहीं बना रहे होते, या जो ब्लॉक एडिटर है वर्डप्रेस के साथ नहीं बना रहे होते, हम फिर एक्सटर्नल एडिटर जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल एडिटर होते हैं जिनको आप सिंपल पेज बिल्डर बोलते हैं। अब वो पेज बिल्डर क्या करते हैं, वो आपको ज़्यादा और डिटेल ऑप्शंस दे रहे होते हैं इन चीज़ों को बनाने के, ठीक है। हम उनको यूज़ करते हैं। हमने ये पेज बनाना है तो उस पेज पे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि बटन पे मैंने कुछ मोशंस वगैरह डालने हैं, तो हमें उसका ऑप्शन मिल रहा होगा कि आप डाल लें, यूज़ कर लें, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। जी, एक मिनट। अच्छा जी, कस्टम एरो कैसे बना सकते हैं स्क्रॉल टू टॉप के लिए? उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ेगी। आप जो है अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, एक बटन लगाएंगे बॉटम पे, और उस बटन के ऊपर अपना स्क्रिप्ट ऐड करेंगे कि जब भी इस बटन पर क्लिक किया जाए तो ये फौरी आपको हेडर पे ले जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ें कस्टम होती हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग कस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिनको इन चीज़ों का आइडिया है,
तो वो क्या करते हैं, उनके लिए ये वर्डप्रेस का जो ये डिफ़ॉल्ट एडिटर ना, ब्लॉक एडिटर, उनके लिए यही बहुत है। ठीक है। कैसे बहुत है कि उन्हें पता है कि यार मुझे क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा प्लगइन्स करने की, एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करने की। क्योंकि मैं अगर कहता हूँ कि मैं इस बटन को एनिमेट कर सकता हूँ या इसको मोशन इफेक्ट दे सकता हूँ अपने कस्टम स्टाइलिंग के साथ, तो फिर मुझे सिर्फ यहाँ पे 4 लाइनें कोड की लिखनी होंगी, इसकी स्टाइलिंग देनी होगी, और मैं कर लूँगा। ठीक है। क्योंकि वेबसाइट जो होती है ना वर्डप्रेस की, उस पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम प्लगइन यूज़ करें। ठीक है। थीम हम लाइट वेट यूज़ करें, बिल्कुल हल्का और लाइट वेट थीम। अब ये जो वर्डप्रेस के थीम हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं पहले से, जो इंस्टॉल होते हैं 2024, 2023, ये थीम बहुत लाइट वेट होते हैं। ठीक है। अब अब अगर आप को थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर आप समझें इन चीज़ों को, तो होता ये है कि अगर मुझे डेवलपमेंट आती है, मुझे CSS या HTML ये चीज़ें आती हैं, तो फिर क्या होगा कि इसी चीज़ को लेके, इस सिंपल चीज़ को लेके, सिंपल से थीम को लेके मैं अपने कोड पुट करूँगा, अपने कस्टमर्स के ऊपर जो है स्टाइलिंग करूँगा। ठीक है। और जो चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ बना लूँगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा? उसमें फ़ायदा ये होगा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं किया, कोई थीम ऐसे यूज़ नहीं की जो जिस पे एक्स्ट्रा बर्डन है, फाइल्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं। तो मेरी वेबसाइट जो है ना वो फास्ट होगी और परफेक्ट बनेगी। ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोडिंग वगैरह नहीं आती तो ये मैं कैसे करूँगा? तो फिर उसके लिए क्या होगा कि मैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स या पेज बिल्डर्स वो यूज़ करूँगा। ठीक है। उससे क्या होगा कि मुझे चीज़ें इजी वे में बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं बना सकता हूँ। तो ये अलग अलग लेवल है ना। ठीक है। अभी आप जो है इन पेज बिल्डर को यूज़ करेंगे, आपको समझ आएगी, आप इनको बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा अपना लेवल अप करते जाएंगे, और आप ये चीज़ें खुद से भी करना शुरू कर देंगे बगैर प्लगइन्स के। ठीक है। तो ये होता है। तो अभी अगर मैंने आपको यहाँ पे जैसे हेडर का ऑप्शन है हमारे पास इस के अंदर, तो हेडर में देखेंगे उसने आपको 3 तरह का हेडर दिया हुआ है, टॉप हेडर है, मेन हेडर है, बॉटम हेडर है। ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैंने हेडर बनाना है थीम ऑप्शंस के साथ, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि थीम ऑप्शन जो है वो परफेक्ट नहीं है हेडर बनाने के लिए, उसमें बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं मिल रही कि मैं हेडर में उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ या हेडर की स्टाइलिंग ऐसे करना चाह रहा हूँ, और लेकिन थीम ऑप्शंस मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या मुझे वो चीज़ बनाने नहीं दे रहा, या थीम ऑप्शंस में वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें ऑप्शन में है। ठीक है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया था कि ऑप्शंस हमेशा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है कि आपके पास 5, 10, 15, 20, 30 जितने भी हों, लेकिन होंगे तो एक लिमिट में ना, वो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो हमेशा उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर तंग करेगी कि यार ये चीज़ इसमें नहीं है और ये मैंने यूज़ करनी थी, ये मुझे चाहिए। ठीक है। तो अगर आप सिंपल काम कर रहे हैं, आपने सिंपल एक चीज़ बनानी है, तो फिर तो थीम आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके ऑप्शंस आपके लिए बहुत हैं। आप उन ऑप्शंस के साथ अपना हेडर भी इजीली बना सकते हैं। आप उन थीम ऑप्शंस के साथ अपना फूटर भी इजीली बना सकते हैं। बाकी चीज़ें भी आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ें परफेक्ट नहीं है, यस थीम में मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही ऑप्शंस में जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो फिर आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होता है चीज़ बनाने का, वो होता है कस्टम डिज़ाइन। कि फिर आप थीम ऑप्शंस को छोड़ के अपना कस्टम डिज़ाइन बनाते हो, चाहे फिर वो हेडर के लिए कस्टम डिज़ाइन बना लो, चाहे फिर वो फुटर के लिए बना लो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए बना लो। ठीक है। तो अभी हम थीम ऑप्शंस को देख रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आपको कस्टम जो है वो भी डिज़ाइन करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास जैसे हेडर है, तो हेडर में टॉप हेडर है, मेन हेडर, बॉटम हेडर। अब 3 तरह के हेडर, और वैसे ही यहाँ पे आपको ये एक रो नज़र आ रही है टॉप हेडर की, ये एक रो नज़र आ रही है आपको मेन हेडर की, और उसके नीचे एक रो नज़र आ रही है आपको फुटर सॉरी बॉटम हेडर की। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक हेडर बनाना चाह रहे हैं, 2 या 3, वो आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लें इस सेटिंग के आइकन पे, या फिर यहाँ पे क्लिक कर लें, तो आपको जो हेडर है उसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। अगर मैं इसकी सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो टॉप हेडर की सेटिंग्स ओपन होंगी, इस पे क्लिक करूंगा तो मेन हेडर जो है उसकी क्लिक होंगी। ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये देखें मेन हेडर यहाँ पे ओपन हो गया है।
सबसे पहले मेन हेडर की लेआउट क्या रखनी है। फुल विड्थ और कंटेंट, ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक फुल विड्थ में क्या होता है कि आपका जितना यहाँ पे देखे ना अभी, लेफ्ट और राइट साइड पे उसने जगह छोड़ी हुई है, स्पेसिंग दी हुई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट और राइट साइड पे कुछ मार्जिन या जगह छोड़ के वो आपका टेक्स्ट या जो भी आपने वहाँ पे डाटा रखा हुआ आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप फुल विड्थ करेंगे तो फुल विड्थ में क्या होगा कि ये चीज़ बिल्कुल एंड तक आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं एज टू एज। ठीक है, जितना स्क्रीन साइज होगा उस स्क्रीन साइज के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, तो ये फुल विड्थ होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको एक और नज़र आ रहा है फुल विड्थ कंटेंट का, कि हेडर फुल विड्थ होगा लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की हैं हेडर में वो कंटेंट होंगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको पहले आपको थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये उसके स्टाइल में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे लास्ट में बैकग्राउंड कलर है कि आपने बैकग्राउंड पे इमेज लगाना है या कलर यूज़ करना है। तो मैं हेडर का बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज करके आपको हल्का सा दिखा दूँ। थोड़ा सा ना ज़्यादा वो हो गया। चले, ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये मेरा हेडर आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फुल विड्थ और कंटेंट का क्या सीन है। अगर मैं इसको फुल विड्थ करता हूँ, पब्लिश किया मैंने इसको, ये देखें ये फुल विड्थ हो गया। ठीक है, इसको कंटेंट करता हूँ मैं, तो ये कंटेंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम फुल विड्थ कंटेंट करेंगे तो हेडर फुल विड्थ होगा ताकि बैकग्राउंड कंप्लीट वेबसाइट पे शो हो, और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो कंटेंट होंगी। ठीक है जी, लें जी टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।